हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है प्रेस्टाइन क्लासेस। मैं आपका मैथ मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स डोमेन की, जिसके अंदर की मैं प्रीवियस ईयर पेपर यानी पीवाईक्यू सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि 2025 के अंदर आपके शिफ्ट 1 के अंदर हुआ है। ठीक है, शिफ्ट 1 के अंदर को समझेंगे और जिस एग्जाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उम्मीद है आप जानते ही होंगे। और जो बच्चे क्लास 12 के हैं वो बहुत एक्साइटेड भी होंगे क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है और बोर्ड एग्जाम के बाद वो अपने स्टेप अपने फ्यूचर के एक कदम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एनसेट आईटीपी 2026 इस एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी एनसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एनसेट के अंदर मैथमेटिक्स डोमेन में लेके आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर में 2025 का शिफ्ट 1। आइए थोड़ा सा बस बातचीत करेंगे एग्जाम के बारे में, उसके बाद फिर आ जाएंगे सीधे सीधे अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहली चीज, यदि आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नया बैच गुरु बैच 2.0 आ चुका है, जिसकी फीचर्स की यदि बात करें, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और ई बुक, और इसके साथ साथ हर बच्चे के साथ एक टीचर गाइडेंस बहुत आवश्यक होता है यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो। और उसके साथ साथ हमारे कोर्स बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड भी आपको मिल जाएगा। यदि आपके कुछ दोस्त ऐसे जो बीए बीएड करना चाहते हैं या बीकॉम बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे साथ कोर्स अवेलेबल है, आप जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। कोर्स की बहुत मिनिमम फीस है, जनरल फीस तो 3500 है, लेकिन अभी आपके लिए डिस्काउंट चल रहा है जिसकी फीस मात्र 2450 रुपए है। तो आप जुड़कर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। मैं जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स डोमेन की, मैथमेटिक्स डोमेन के अंदर यदि बात की जाए तो आपको बता दिया जाए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 28 होते हैं। 28 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी 4 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल मैथमेटिक्स डोमेन के अंदर, मतलब मैथमेटिक्स बीएससी के अंदर बात करें, मैथमेटिक्स डोमेन जो होता है उसके टोटल 100 मार्क्स होते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो उसके लिए 4 मार्क्स आपको प्लस में दिए जाते हैं, लेकिन एक रॉन्ग करते हो तो -1 की मार्किंग होती है। लेकिन यदि आप ये सोच के चलोगे कि -1 मार्क्स का ही मार्किंग है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि उसके साथ आपको 5 मार्क्स का लॉस होगा। ठीक है, टोटल 5 नंबर का लॉस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम के अंदर आप। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन का एक फंक्शन है, ठीक है, समाकलन फलन है। समाकलन फलन में क्वेश्चन ने क्या बोला है, इफ ए बी एंड सी आर सम रियल कॉन्स्टेंट्स देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। मतलब एक फंक्शन दिया है और उस फंक्शन में आपसे कह रहा है कि ए बी सी जो है एक वास्तविक चर है। ठीक है, चर है, सॉरी अचर है। तो समाकलन इतने का मान किस पर निर्भर करेगा, यानी कि जो ए बी सी है इनमें से किस पर डिपेंड करेगा इस फंक्शन का मान। तो सबसे पहली चीज बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तो बस 1 मिनट का काम है, यदि आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता हो तो। क्या, ध्यान से आप समझिएगा, यदि आपको इसके कॉन्सेप्ट पता हो तो 1 मिनट में सॉल्व होगा, नहीं तो थोड़ा सा लेंदी टाइम लेगा। कैसे, जब आप इस इंटीग्रल फंक्शन को देखोगे तो y इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ -2 टू ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी dx। तो यदि आप इसमें देखोगे तो यहां x वाला जो फंक्शन है, यहां x वाला फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन जब आपकी लिमिट a2 -a2 a होती है, मतलब आपकी लिमिट जब आप इंटीग्रेशन फंक्शन को सॉल्व करते हो और आपकी लिमिट जो होती है वो -a2 + a होती है, तो ऐसे केस में ऑड फंक्शन डिपेंड नहीं करता है। ऑड फंक्शन जो होता है उसमें कंसीडर नहीं होता, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। सॉल्व भी करके देखेंगे, लेकिन जनरली ये बात आप याद रखिएगा। अब बात ये आती है कि सर ऑड फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ऑड फंक्शन क्या है। तो कंडीशन बस इतनी होती है, f - x इज इक्वल टू -fx। यदि इस कंडीशन को कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है तो उस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कह लेते हैं। क्लियर है, केवल इतना, f - x इज इक्वल टू -fx। यदि ऐसा कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को ऑड फंक्शन कह लेते हैं। तो उसके हिसाब से बात किया जाए तो ये दोनों ऑड फंक्शन होंगे, और ऑड फंक्शन होगा तो इसका आंसर केवल सी पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, ओनली सी पर, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। बट सर केवल ऐसे तो बात कर नहीं सकते ना, इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा। तो आइए कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 + 2 ax पावर 3 प्लस bx प्लस c dx। ये फंक्शन हमारे पास है। इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आइए देखिए क्या कर सकते हैं। -2 + 2 ax पावर 3 bx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2 + 2 bx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2 + 2 c इंटू dx। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ax पावर 3, जहां पे a कांस्टेंट है तो उसका कुछ तो होगा नहीं, तो ये मिल जाएगा ax पावर 4/4। उम्मीद है आपको फार्मूला पता होगा। मैं यहां पे फार्मूला लिख दूं तो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n+1/n+1 प्लस c। उम्मीद है ये फार्मूला आपको पता होगा। उसी बेसिक फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या मिल जाएगा, लिमिट -2 + 2 प्लस ये मिल जाएगा bx पावर 2/2 लिमिट -2 + 2 प्लस ये विदाउट वेरिएबल फंक्शन है तो ये x हो जाएगा, लिमिट -2 2 + 2। ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, a/4 बाहर हो जाएगा, 2 पावर 4 माइनस -2 पावर 4 प्लस b/2 बाहर हो जाएगा, 2 पावर 2 माइनस -2 पावर 2 प्लस c बाहर हो जाएगा, 2 माइनस -2। ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो a/4 2 पावर 4 2 पावर 4 यानी 16 माइनस -2 पावर 4 यानी कि -2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 2 पावर 4 यानी 16 ही आएगा। ठीक है। प्लस b/2 2 पावर 4 यानी 4 माइनस, और ये -2 पावर 2 यानी 4 हो जाएगा प्लस में। ओके बेटा। प्लस यहां क्या हो जाएगा, c 2 और ये माइनस मिलके दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो +2 हो जाएगा। यहां पे आप देखोगे +16 -16 कैंसिल, +4 -4 कैंसिल, तो ये दोनों फंक्शंस खत्म हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, 4 × c। यानी ये पूरा फंक्शन केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल c पर डिपेंड कर रहा है। केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, c पे डिपेंड कर रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ओनली c। ठीक है, c ओनली। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या रखा है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइंस x = 4 एंड द कर्व y² = 9x। मतलब रेखा x = 4 तथा y² = 9x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। क्या होगा आंसर, देखो बेटा। सबसे पहली चीज y² = 9x, यदि आप इसको देखोगे तो ये पैराबोला इक्वेशन है। ठीक है। ऐसे केस में यदि इसका डायग्राम बनाया जाए तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, जहां पर कि x = 4, तो x = 4 मान लेते हैं यहां से कहीं से पास हो रहा है, तो ये बाउंडेड एरिया मिलेगी, ये बाउंडेड एरिया मिलेगी, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखोगे तो ऊपर नीचे दोनों दो पार्ट में है और दोनों का एरिया मतलब एक जैसा ही है, सेम स्ट्रक्चर है। तो ऐसे केस में जब इसका एरिया फाइंड आउट करोगे, एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड कर्व, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, 0 से 4 तक, तो 0 to 4 y इंटू dx। अब यहां से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू निकालोगे तो क्योंकि y² = 9x है तो y इक्वल टू निकलेगा, तो √9x, √9x = 3√x ये मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये वैल्यू रखने के साथ साथ आप ये समझो कि जब ये एरिया निकलेगा तो केवल एक पार्ट का निकलेगा, हमें दोनों पार्ट का चाहिए, दोनों पार्ट का चाहिए, तो यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 y इंटू dx। y की वैल्यू क्या है, 3√x dx। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे 3 2 जा 6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 क्या मिल जाएगा, x पावर 1/2 dx। मैं इसे अगली लाइन में क्या लिख सकता हूं, 6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, इंटीग्रेशन नहीं लिखते, इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्ट। क्या मिल जाएगा, x पावर 1/2 + 1, यही वाला फार्मूला यूज किया जाएगा जो इसके पहले आपको बताया गया। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n। ठीक है, इस फंक्शन को यूज करके हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको,
इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपान में 3/2, लिमिट क्या बनेगी 0 टू 4। अगली लाइन में क्या बनेगा भाई, तो इसको 6 लिखिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, लिमिट x पावर 3/2 लिमिट 0 टू 4। तो सॉल्व करिए, ये 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, वैल्यू रखिए 4 पावर 3/2, ठीक है। माइनस करके जीरो रखने से कोई मतलब नहीं क्योंकि जीरो खत्म हो जाएगा ना। तो सॉल्व करिए, क्या आएगा 4 इंटू, इसे हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं, 4 कैंसिल हो जाएगा यानी 2 पावर 3 आएगा, 2 पावर 3 यानी 4 इंटू 2 पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8 4 जा 32 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई भी कहते हो, वर्ग इकाई कहिए या फिर स्क्वायर यूनिट कहिए। ओके, ऑप्शन देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा होगा, 16 32 48 एंड 64, तो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है 32 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इफ y इज इक्वल टू log x स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx2 एट x इक्वल टू e इज इक्वल टू, मतलब क्या है, कुल मिलाजुला कहने का मतलब ये है कि ये जो फलन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, और डिफरेंशिएट कितनी बार करिए, 2 बार, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करने की बात हो रही है ना, 2 बार डिफरेंशिएट करिए, और 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी फंक्शन आए उसमें x की वैल्यू आप e रखिए, और e रख के बताइए कि क्या मान आएगा। तो देन आइए देखते हैं, शुरू करते हैं यहीं पर, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर अपान ई स्क्वायर बेस ई चल रहा है। यदि इसे आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो एक बार में डिफरेंशिएट कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास, लेकिन मैं थोड़ा पहले इजी कर लूं कैलकुलेट करके, उसके बाद फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। कह तो नहीं हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप इसे एक्स कंसीडर करके डिफरेंशिएट कर सकते हो, आपका डिफरेंशिएशन सेम ही आएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैं पहले लॉग प्रॉपर्टी लगाऊंगा, लॉग प्रॉपर्टी लगा के लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ई पावर 2, ठीक है, उम्मीद है लॉगरिथम प्रॉपर्टी आपको पता होगी। तो नेक्स्ट लाइन में यदि हम बात करें तो 2 log x माइनस 2 log e बेस e हो जाएगी। इसको अब एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू लॉग ई बेस ई, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी लेकिन 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 2/x। ये dy बाई डी एक्स मिला हमें, लेकिन हमको क्या चाहिए d2y अपन dx2 चाहिए, d2y अपन dx2 चाहिए। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले क्या, चलो चलिए लेते हैं, क्या मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/x, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो d2y अपन dx2 करना पड़ेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यदि आपको समझ में आ जाए, मैं लिख रहा हूं -2 अपन एक्स स्क्वायर, ये आएगा। कह दो सर कैसे आया, तो पहले समझ लो, यदि 2 इंटू ये जो 1/x है, मैं इसे x पावर -1 लिख सकता हूं क्या, और जब इसे इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, सॉरी सॉरी, जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा ddx ऑफ x, तो क्या होगा, 2 तो रहने दीजिए, -1 आगे आ जाएगा इंटू एक्स पावर -1 ये ना आएगा, तो क्या बनेगा 2 इंटू -1, तो माइनस आगे लगा दीजिए, एक्स पावर -2, तो क्या हो जाएगा -2 अपान एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो वही लिखा मैंने डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है d2y अपान dx2 एट x इक्वल टू ई पर ना, एट x इक्वल टू ई पर, तो यानी x इक्वल टू जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रख देना है, e रख देना है, तो -2 अपान एक्स स्क्वायर यानी क्या मिल जाएगा ई स्क्वायर, -2 अपान ई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका d2y अपान dx2 का मान। लेकिन आइए ऑप्शन में देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमें गिवन है, -2 अपान ई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है। माना एक कोटि 3 का एक वर्ग आव्यूह है जिसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 16 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बेटा, आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर मैट्रिक्स तो पढ़ी होगी, ठीक है, आव्यूह तो पढ़ा होगा, लेकिन आव्यूह के अंदर ऐसा क्वेश्चन तो सर देखने को मिला ही नहीं कभी हमें। कोई बात नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 16 क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ठीक है, ये देखा है गिवन है हमारे पास, फार्मूला होता है एक, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस वन, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन ने कहा कि इस जिस मैट्रिक्स की बात हो रही है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्वाइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू तो गिवन है हमारे पास, तो डायरेक्ट पुटअप कर लीजिए, 16 हो जाएगा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3 माइनस वन इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर 2 हो जाएगा। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यदि निकाली जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो जाएगा वह 16 पावर 1/2 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए चाहिए। तो आपको बता दिया जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं इसे अगली लाइन में लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2, क्योंकि दो बार सेम मल्टीप्लाई है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो आपने निकाली है ना, कितनी, 4 पावर 2 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल इन विच ऑफ द फंक्शंस fx इक्वल टू x/2 प्लस 2/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 डिक्रीजेज इज। मतलब इस फंक्शन का हमें ओपन इंटरवल बताना है जबकि ये डिक्रीज कर रहा होगा, जब ये डिक्रीज कर रहा होगा। जनरली हम ओपन इंटरवल की बात करें या इंटरवल की बात करें तो इंटरवल कैसे कंसीडर करते हो, इंटरवल यानी कि देखो इंटरवल की बात की जाए यानी अंतराल की बात की जाए तो दो तरीके हैं इसके, एक तो ह्रासमान के केस में, एक वर्धमान के केस में, यानी एक इंक्रीजिंग फंक्शन और एक डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब दोनों में समझते हैं। यहां हमसे क्या पूछा है, ह्रासमान। ठीक है, तो यानी सिंपल सी बात है, जब डिक्रीजिंग फंक्शन पूछा है तो एफ डैश एक्स, यानी एक बार डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन लेस देन 0 होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। जिस वैल्यू पर फंक्शन 0 से छोटा आएगा वही उसका इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं इसको। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x/2, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं, पहले फंक्शन लिख तो लेते हैं यार, इतनी गलती। एफ डैश एक्स, क्या यार फिर वापस वही गलती, देन कोई नहीं, क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू x/2 प्लस 2/x, ये दिया हुआ है, ये गिवन है। हम पहला काम करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -2/x²। ठीक है, फॉर ए क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु निकालिए यहां पर। ठीक है, क्रांतिक बिंदु, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कंसीडर करना पड़ेगा किसके लिए, फॉर ए क्रिटिकल पॉइंट। तो 1/2 -2/x² इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 2/x², 2/x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x² इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये x² की वैल्यू है, आप x की वैल्यू निकालिए तो क्या आएगा, +-2, x की वैल्यू +-2 हो गई। अब x की वैल्यू +-2 हो गई, यहां पर आप इंटरवल बना लीजिए। इंटरवल बनाइए, क्या बनेगा, इंटरवल यदि इसका बनाएं तो इन्फिनिटी टू -2, क्योंकि -2 से +2 तक इंटरवल है ना, तो इन्फिनिटी टू -2 एंड -2 टू 0 एंड 0 टू +2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। हो गई ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या माइनस साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं छोटा सा लगा दे रहा हूं, आप समझिएगा। तो यहां माइनस साइन लगा दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से -2 से 0, 0 से +2 एंड 2 से इन्फिनिटी। तो यानी हमारा इंटरवल जनरली क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसी के बीच में देखना है। ठीक है, क्या ओपन इंटरवल होगा, तो मैंने बना दिया इसके लिए। अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा इसके लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन इसके लिए डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग चेक कैसे होगा सर, तो उसको चेक करने के लिए कंडीशन क्या है कि हम इसमें से हर एक इंटरवल पर इस फंक्शन को चेकआउट करेंगे जिस फंक्शन पर इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, वह फंक्शन क्या होगा, इसका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कहां रखेंगे इसकी वैल्यू, इसके डिफरेंशियल फंक्शन के अंदर। ठीक है, आइए चलते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2/x, क्या आया था,
क्या आया था, हाँ 1/2 माइनस 2/x², ये आया था। तो इसको सही कर लेते हैं, 1/2 माइनस 2/x²। पहला इंटरवल पकड़ते हैं, पहला इंटरवल क्या है, -∞ टू -2। इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर ले लेते हो, कोई भी ले सकते हो आप, जनरली चलो 3 ले लेते हैं, -3 लेते हैं दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि -∞ से +-2 के बीच में तो -3 कंसिडर हो ही जाएगा। तो क्या करेंगे, f डैश -3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 माइनस 2/-3²। क्या मिल जाएगा, 1/2 माइनस 2/3 का स्क्वायर 9। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 18 हो जाएगा, ये 9 माइनस 2 से डिवाइड करोगे 9 हो जाएगा, या 9 से डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा, 2 2 4, यानी क्या आएगा 5/18। 5/18 ये बताओ कि लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपल सी बात है, दिख रहा है 0 से बड़ा है ये, ठीक है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा पे वर्धमान होता है, ह्रासमान नहीं होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, ह्रासमान चाहिए। तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्धमान लिख लो, इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा इंटरवल हमने क्या बनाया था, -2 टू 0। इसके बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, इसके बीच में -1 लेंगे तो क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2/-1 का स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, 1/2 माइनस 2/1। एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, डिवाइड करिए 1 आएगा, माइनस डिवाइड करिए 2 2 4, यानी -3/2 आएगा। -3/2 जो आया वो लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है, तो दिख रहा है कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो यहां पर आसमान होगा, क्या होगा, आसमान होगा, ठीक है, यानी एक फंक्शन मिला, कोई बात नहीं। तीसरा भी चेक करते हैं, तीसरा क्या है हमारे पास, 0 टू 2, 0 टू 2 के बीच में क्या लेते हैं, चलो 1 ले लेते हैं, +1 का ले लेते हैं, ठीक है, प्लस का 1 लेते हैं, तो f डैश 1 क्या मिल जाएगा हमें, 1/2 माइनस 2/1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, सेम फंक्शन आ जाएगा, मेरे को लग रहा है 1 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, -3/2, सेम फंक्शन आया, तो यहाँ भी आसमान हो जाएगा, आसमान हो जाएगा ना, ठीक है, यहाँ भी आसमान हो जाएगा, f डैश 1, ठीक है। चौथा भी चेक कर लीजिए, चौथा चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, f डैश, पहले लिमिट क्या है चौथा, लिमिट हमें मिली थी 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो 2 टू इन्फिनिटी के बीच में यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। चौथा फंक्शन चेक करते हैं, चौथा फंक्शन लिमिट हमारे पास क्या है, 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसके बीच में एक नंबर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, +3 +4 जो भी लेना चाहो, चलो 3 ले लेते हैं, प्लस का 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, f डैश 3 इज इक्वल टू, f डैश 3 इक्वल टू 1/2 माइनस 2/x², तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी क्या मिलेगा, 1/2 माइनस 2/9। एलसीएम लो तो मान लो 18 लिख लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे ये 9 माइनस ये 4 हो जाएगा, क्या मिलेगा 5/18। तो ये 5/18 क्या है, 5/18 क्या है भाई, 5/18 ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से बड़ा है, तो इस पे भी वर्धमान ही होगा, इस पे भी वर्धमान ही होगा, यानी ये भी क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन इस पे भी है और इस पे भी, डिक्रीजिंग फंक्शन किस पे है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये दोनों आपके डिक्रीजिंग फंक्शन है। यदि ये दोनों आपके डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यानी कि इसकी लिमिट क्या मिल रही है हमें, -2 टू +2, ठीक है, -2 टू +2 यानी -2 +2 और इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0, 0 भी इंक्लूड करके ना, ठीक है। तो यदि ऑप्शन चेक किया जाए कि हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, तो -2 +2 0, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखो आप ध्यान से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत लेंदी हो गया क्वेश्चन, लेकिन जनरली बिना सॉल्व किए तो आएगा नहीं ना, आपको इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देन आप देखो ध्यान से कि -2 टू +2 इंटरवल ऑफ 0, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमसे। अगला क्वेश्चन है विषम सममित द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, मतलब विषम कोटि के एक विषम सममित आव्यूह का व्युत्क्रम बताइए, ठीक है। देखो भाई सिंपल सी बात है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले इसकी प्रॉपर्टी एक होती है, क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है, क्या होता है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है किसी विषम सममित आव्यूह का, और विषम सममित आव्यूह की प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो हमसे क्या पूछा है, इसका व्युत्क्रम आव्यूह यानी इसका इनवर्स मैट्रिक्स। यदि इसका इनवर्स मैट्रिक्स पूछ रहा है तो हमको पता है इनवर्स निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, राइट, राइट ना।
ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपन मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यदि ये फार्मूला यूज करते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपन मॉड ऑफ ए, तो ऐसे केस में ये बताओ कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही जीरो है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही जीरो है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए जो भी निकालोगे उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, यदि आप उसे डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इंफिनिटी हो जाएगी ना, और इंफिनिटी हो जाएगी तो अनंत, जो डिफाइंड ही नहीं है, और जो डिफाइंड नहीं है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझो इसको। लेट ए रैंडम वेरिएबल x take all the natural numbers as its values of the probabilities that x takes the value k is proportional to beta 0 greater than beta or beta greater than 1, then px equal to 2 is equal to। माना एक यादृच्छिक चर x के मान सारे प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब एक वेरिएबल हमने ले लिया और वेरिएबल के सभी वैल्यू जो है वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि x के मान प्राप्त करने की प्रायिकता बीटा के समानुपातिक है तो पी एक्स इक्वल टू 2 बराबर होगा। तो देन भैया आओ देखो समझो ध्यान से, ध्यान से। सबसे पहली चीज, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन जो है, इसमें हमें एक बात समझनी पड़ेगी। क्लास 12th में पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का प्रयोग करेंगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की यदि बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहता है पी एक्स इज इक्वल टू के क्या है? वही कांस्टेंट, इज इक्वल टू सी बीटा पावर के। सी क्या है? एक अनुपातिक नियतांक है, ठीक है। अब ऐसे केस में यहां के कहां बिलोंग कर रहा है? तो के इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वहां तक जाएगा। अब ऐसे केस में पी एक्स इक्वल टू के इज इक्वल टू सी बीटा पावर 1 ना। अब सबसे पहली चीज की किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, यदि प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो कितने भी टर्मोलॉजी आप ले लो, कितने भी टर्म्स ले लो, उन दोनों मतलब उस टोटल टर्म्स की वैल्यूएशन प्रोबेबिलिटी के केस में 1 ही होना चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि इस टोटल 1 पे, मतलब कि इस जिस भी फंक्शन की बात करें उस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 पे कुछ आई होगी, 2 पे कुछ आई होगी, 3 पे कुछ आई होगी, 4 पे कुछ आई होगी, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ आई होगी। तो ऐसे केस में मैं यदि इसे समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी पी एक्स इज इक्वल टू के लिखूं, तो क्या मैं इसे c बीटा पावर k लिख दूं क्या? और इस टोटल की वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। बोलो भाई, टोटल की वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर होगी। तो मैं इसे अगली लाइन में समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सी बीटा पावर k इज इक्वल टू 1 लिख दूं? बोलो भाई, लिखा जा सकता है ना? क्योंकि कितने भी फंक्शंस मिले, हर एक फंक्शंस की वैल्यू ऐड करते करते लास्ट में जो मिलेगा वो तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की केस बात की तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के घटने की प्रायिकता जो होती है वो 1 ही होती है। अब ऐसे केस में समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी c बीटा पावर k इज इक्वल टू 1 है। तो अब यहां से मैं यदि एक चीज समझूं तो एक चीज समझो आप ध्यान से, k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मतलब अनंत फलन के लिए बात हो रही है, अनंत फंक्शन तक जा रही है चीजें, तो इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो इसको आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपको ज्योमेट्रिक सीरीज दिखाई देगी, जिसे जीपी कहते हो आप, ठीक है, गुणात्मक श्रेणी कहते हैं इसे, ठीक है। तो अब ऐसे केस में यदि देखोगे तो यहां पर गुणात्मक श्रेणी की वैल्यू जो आएगी वो यहां पर a इज इक्वल टू बीटा और r इज इक्वल टू बीटा, ये कंसीडर करके चलिए। और ऐसे केस में इसका जो सम आता है a अपान 1 माइनस r, ये आता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं बीटा अपान 1 माइनस बीटा, बीटा अपान 1 माइनस बीटा, ठीक है। यदि आप इसे इतना लिख सकते हो क्या, a अपान 1 माइनस आर इज इक्वल टू बीटा अपान 1 माइनस बीटा, किसको? यहां ध्यान से समझना, यहां पे समेशन ऑफ, यानी यहां पे आप इसे लिख सकते हो, अगली लाइन में मैं लिख देता हूं, सी बाहर निकालो क्योंकि वेरिएबल तो बीटा पावर के है। समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बीटा पावर k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी c, और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी बीटा अपान 1 माइनस बीटा, यानी बीटा अपान 1 माइनस बीटा, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी?
वन माइनस बीटा अपान बीटा, ये सी की वैल्यू आई। लेकिन आपको सी की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2 पर इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, 2 पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहां से के इक्वल टू 2 रखोगे, के इक्वल टू 2 रखोगे, तो मैं अगली लाइन में चल लेता हूं। ठीक है, आपको सी की वैल्यू मिली सी इज इक्वल टू बीटा, एक बार चेक कर लेते हैं सी इक्वल टू क्या मिला आपको, सॉरी, सी इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा अपन बीटा। ठीक है, सी इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा अपान बीटा मिला है, ये सी की वैल्यू है। ठीक है, आपको निकालनी क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सी इंटू बीटा पावर के। ठीक है, लेकिन यहां पर के की वैल्यू आपको गिवन है क्या, के इक्वल टू 2 पुटअप करना है, तो के इक्वल टू 2 पुटअप करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू तो आपने अभी भी निकाली ना, 1 माइनस बीटा अपान बीटा इंटू बीटा पावर 2, क्योंकि के की वैल्यू तो 2 है, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, बीटा इंटू 1 माइनस बीटा। ये किसकी वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की। ठीक है, बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा, ये आपकी फाइनल आंसर है। ठीक है, ये क्या होगी, ये फाइनल आंसर हो जाएगी। तो आइए मैच कराते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है भाई, बीटा 1 माइनस बीटा, यही आया ना, क्या आया, बीटा 1 माइनस बीटा। हाँ, तो आप देखो ध्यान से इसको, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है यहां पर, बीटा 1 माइनस बीटा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर। उम्मीद है आपको इतनी बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाई, क्या क्वेश्चन दिया है, इफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल्स एक्स इज गिवन बाई, मतलब एक एक्स है उसके लिए प्रोबेबिलिटी दी गई है, तब क्वेश्चन कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ पी, तब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए एक्स इज, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, इसके लिए सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 पे। तो अब ऐसे केस में यदि बात किया जाए, तो आप यदि इस चार्ट को देखोगे तो उस चार्ट के अंदर एक वेरिएबल दे दिया है हमें, उस वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं है हमको ना। तो ये बताओ, किसी भी फंक्शंस, मतलब किसी भी इवेंट की बात करें, उस इवेंट को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, लेकिन उस इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी की यदि बात की जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 ही होगी। तो मान लो कि मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स किससे मिलके बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 से, प्लस क्या है एक और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 है। लेकिन इस टोटल की प्रोबेबिलिटी होनी कितनी चाहिए, तो जनरली 1 से अधिक तो नहीं होनी चाहिए, तो 1 ही होनी चाहिए ना। तो मैं इसको 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की वैल्यू तो हमको दे रखी है ना, कितनी, 1/10, 1/10, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/r, नहीं सॉरी केवल r दे रखी है, गलती मत करना आप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की वैल्यू कितने दे रखी है, 1/10, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, 1/5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 इज इक्वल टू रहने दो, 1/10 1/10 मतलब 1/5 मिल जाएगा हमें। उम्मीद है कैलकुलेशन इतना आसान तो होगा ही। 1/5 प्लस 1/2 प्लस r, यदि यहां से सॉल्व किया जाए तो 1 इज इक्वल टू, आप इसे लोगे तो 2/5 प्लस 1/2 प्लस r, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, तो 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 प्लस 5 प्लस r, यह मिल जाएगा हमें 1 इज इक्वल टू 9/10 प्लस r। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो ट्रांसफर करेंगे 1 माइनस 9/10 इज इक्वल टू 10 माइनस 9 अपॉन 10, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। ये r की वैल्यू आई, आंसर नहीं आया, हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 पूछ रहा है, 1 से बड़ा और 3 के बराबर या 3 से बड़ा। ठीक है, तो 3 के बराबर। अब ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे वो कहने का प्रयास कर रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बताइए। क्यों सर, आपको ये कैसे पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पूछने का प्रयास कर रहा है? बेटा देख, यहां पे ध्यान से समझेगा,
तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x पूछा जा रहा है, लेकिन x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, तो एक से बड़ा 2 ही ना मिलेगा, और उसके बाद बराबर 3 होना चाहिए, तो 3 भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x कहां से कहां तक, 2 और 3 के लिए, क्यों, क्योंकि एक से बड़ा होना चाहिए और 3 के बराबर होना चाहिए। देन तब ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की बात कही जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मान था कितना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मान था r, और r की वैल्यू कितनी निकाली तुम लोगों ने, एक 1/10, ठीक है, तो क्या मिलेगा 1/10, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की वैल्यू है 1/10, कितनी है 1/10, एलसीएम तो लेने आता ही होगा, 10 हो जाएगा, 1 + 1 यानी क्या मिल जाएगा 2/10, 2/10 इक्वल टू 1/5, 2/10 इक्वल टू 1/5, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखो भाई, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है, ऐसा देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन है। ठीक है, लिखा भी है, अरे यार लिखा भी है। ठीक है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का फंक्शन है, और उसमें क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री सम, मतलब कि ऑर्डर और डिग्री का सम जो आएगा वो इसमें मैच कराना है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो भाई, सबसे पहली चीज ना, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वो जितनी बार डिफरेंशिएट है, ठीक है, जितनी बार डिफरेंशिएट है वह उसका ऑर्डर कहलाता है, और उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। सिंपल सी कंडीशन है। अब ऐसे कंडीशन में यदि बात किया जाए तो इस पूरे फंक्शन के अंदर, मतलब पहला फंक्शन यदि बात किया जाए तो पहला फंक्शन ये डबल डिफरेंशिएबल है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, और उसका पावर यदि बात किया जाए तो उसका पावर कितना है 1। ठीक है, यानी सामान्य तौर पे ये होल पावर 3/2 है। ठीक है, होल पावर 3/2 है, ये होल पावर 3/2 है, लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को इससे मतलब है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएट, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है y डबल डैश, तो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ और पावर 1 इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, यदि इसकी बात की जाए तो ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, पावर 1 है इज इक्वल टू 3। यदि इसकी बात की जाए तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ है और उसका पावर भी 1 है इज इक्वल टू 2 आएगा। यदि इसकी बात की जाए तो देखो भाई ध्यान से समझो, डबल डिफरेंशिएशन तो इसका 3 बार है, डिफरेंशिएशन तो 3 बार है, लेकिन पावर होल पावर 3 है, जब इसको कैलकुलेट करो तो पावर इसका भी 3 आएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब वाले फार्मूले से ओपन करोगे तो पावर 3 आ जाएगा, यानी 3 बार डिफरेंशिएट है और 3 बार पावर भी है, मतलब पावर भी 3 है और डिफरेंशिएशन भी 3 बार हुआ है, यानी टोटल आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब देखा जाए सामान्य तौर पे देखा जाए तो एक चीज तो क्लियर है, लेकिन इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा ना, क्या मिलेगा 1 + y डैश होल पावर 3/2 इज इक्वल टू y डबल डैश। ठीक है, यदि ये पावर 3/2 है, यदि मैं एक काम करता हूं कि पूरे फंक्शन में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इधर भी कर दूं इधर भी कर दूं, तो इधर पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मतलब सीधे सीधे हटा दिया जाए तो 1 डैश होल पावर y पावर क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे इधर, क्योंकि ये क्या है रूट है, उसके पावर होल पावर 3 है, रूट है और होल पावर 3 है, तो यदि इधर से हटाया जाए तो पावर, ये डबल डैश क्या बन जाएगा पावर 3 बन जाएगा, इधर रूट। ठीक है, लेकिन ये ऐसे डायरेक्टली थोड़ी हटा सकते हो। ठीक है, ऐसे सॉल्व भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस इसके अंदर क्या दिख रहा है, देखो भाई, यानी ऑप्शन नंबर डी का 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी का 3 ये मैच होना चाहिए, और सी का 2 आ रहा है यानी 4, तो सामान्य तौर पे सी का 4 और डी का 3 किसमें किसमें दिख रहा है, सी का 4 और डी का 3 देखो इसमें दिख रहा है, और सी का 4 और डी का 3 बाकी किसी में दिख ही नहीं रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बस इतना ही से छोड़ दो ना, इतना ही से हो जाएगा, क्योंकि सब मैच कराने जाओगे तो इसमें फिर ये 3 वाले में डाउट हो जाएगा, क्योंकि 3 तो एक ही बार दिया है और 2 में दिख रहा है ना, तो तीसरे और चौथे को मिलाओ और ऑप्शन नंबर सी के साथ, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाओ, और ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी का 4 होना चाहिए और डी का 3 होना चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर 2 के अलावा कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को। ठीक है,
कोई कहेगा चाहिए सर फर्स्ट वाले में दिख रहा है, तो फर्स्ट वाले में देखो उल्टा दिख रहा है, सी का 3 दिख रहा है और डी का 4 दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, अपोजिट है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फैसल्स रीजन्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP are 0,3, 1,1 and 3,0 and the objective functions is z is equal to px plus qx, sorry qy, p is greater than 0 and q is greater than 0, then if the minimum value of z occurs at 3,0 and 1,1 then तब बताना है हमें, मतलब 3,0 और 1,1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो आओ भैया निकालते हैं, z 3,0 एंड z 1,1 पर इसकी मिनिमम वैल्यू निकल रही है, दोनों पे मिनिमम निकल रही है ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या मिल जाएगा। z की वैल्यू क्या है, px, तो x इक्वल टू 3 प्लस q, y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू p1 प्लस q1। क्या मिल जाएगा, सॉल्व करिए, ये 3p मिल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये p मिल जाएगा, ये q मिल जाएगा, p ट्रांसफर करिए उधर, क्या मिल जाएगा 3p माइनस p इज इक्वल टू q, यहां घटाओगे 2p इज इक्वल टू q, यानी फाइनल फंक्शन क्या मिल जाएगा 2p इज इक्वल टू q। तो 2p इज इक्वल टू q यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2p इज इक्वल टू q, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, if y is equal to yx is a solution of the differential equation x square plus 1 dy upon dx plus 2xy is equal to 1 upon x square plus 1 such that y0 equal to 0 then the value of y1 is, मतलब अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर ही रहे थे, अवकल समीकरण की बात कर ही रहे थे, और एक अवकल समीकरण का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, देखो कितना अच्छा नसीब है हमारा ना, कि समस्याएं हम बात कर ही रहे थे कि समस्या सामने खड़ी है। चलो आओ, अच्छी बात है, अवकल समीकरण को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर सॉल्व कैसे किया जाएगा, क्या तरीका होगा, क्या मेथड होगा। तो देखो भाई अवकल समीकरण के टाइप्स होते हैं, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप्स होते हैं, उसके प्रकार होते हैं, और उसमें यदि बात की जाए तो उसमें ये जो फंक्शन हमारे पास दिख रहा है, आपने उसमें एक फंक्शन पढ़ा होगा dy बाई dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx, ऐसा फंक्शन पड़ा होगा। ये मेरे को वैसा ही फॉर्म का दिख रहा है, उम्मीद है आपको भी दिख रहा होगा। क्या तो नहीं सर हमको तो थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आइए बनाने का प्रयास करते हैं। dy बाई dx प्लस 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार था ही स्क्वायर कर दीजिए। क्या तो सर ये बताओ पहले आपने ऐसा क्या किया कि यहां वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 गायब हो गया। अरे भैया कुछ नहीं किया, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 से सब में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये बात आप लिख लीजिएगा, हालांकि आपके पास जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहां पर आपका कॉपी नहीं चेक कराया जाता है ना, आपके मेथड ऑफ कैलकुलेशन नहीं देखे जाते हैं, वहां पर करेक्ट आंसर देखे जाते हैं। तो उम्मीद है आप जब बोर्ड एग्जाम से निकल के आओगे, बोर्ड एग्जाम में तो आप अच्छे से प्रेजेंट करना ही अपने, ठीक है, आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करोगे, क्योंकि वहां पर आपकी कॉपिंग स्टेप मार्किंग होती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, आपने जो ऑप्शन चूज किया है वो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यदि वो ऑप्शन करेक्ट है तो बेस्ट है, वेल एंड गुड है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में ये हमारा बन गया। अब रही बात कि ऐसे केसेस में सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपको यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि आप फाइंड आउट करोगे, आईएफ फाइंड आउट करोगे, तो आईएफ इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीएक्स इंटू डीएक्स होता है। ठीक है, होता है ना। तो अब ऐसे केस में ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीएक्स, पीएक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, सॉरी इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। और जब इंटीग्रेशन के अंदर कोई चीज लेट की जाती है, मानी जाती है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है। फिर क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है, यानी अवकलन होता है। अवकलन करोगे तो 2x 1 का 0 हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो dt अपन dx हो जाएगा।
तो क्या मिल जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी 2x dx इक्वल टू dt, यानी यहां से 2x dx को रिप्लेस किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा e पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये गायब हो जाएगा, इसके जगह dt लिखेंगे, अपान में t लिखेंगे, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 को t माना है। तो क्या मिल जाएगा ये इंटीग्रेट होके, तो ये if इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा e पावर log t ना, log t, और t की वैल्यू आपने क्या मानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। यानी if इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt, ये मिला हुआ है, तो आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, if इज इक्वल टू ई पावर log t, अब इसे log t की वैल्यू जो पुटअप करनी है कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनल जो आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये IF की वैल्यू हो गई। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ऐसा कोई फंक्शन दिखाई देता है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो। अब इस केस में ये भी IF आया है, फाइनल सोल्यूशन नहीं आया। फाइनल सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, फाइनल सोल्यूशन होता है y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QX इंटू IF प्लस C, ये होता है, ठीक है। फाइनल इस फंक्शन को सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने के बाद ये फंक्शन आपको ऐसा पुटअप करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा y की यदि बात की जाए तो y तो y है, IF की बात की जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QX की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ QX यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू IF की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C, ये आएगा, सॉरी इंटू dx लिखना मैं भूल गया, ठीक है, सॉरी यहां भी मैंने dx नहीं लिखा, वहां भी लिख देते हैं dx प्लस C, ठीक है। अब किसी को डाउट तो नहीं है कि सर ये कहां से आ रहा है, यदि डाउट है तो आप यहां से देख लो कि यहां पे आपने जो QX बनाया था यही है ना QX आपका, ठीक है, ये QX बना है तो वहां से मैंने डायरेक्ट QX रख दिया, QX रखते ही एक कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा y एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस C आएगा, ठीक है। अगले स्टेप में इसको यदि सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पे मिलेगा y एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x प्लस C, ये मिल जाएगा। हालांकि C का कोई मतलब नहीं है यहां पर, क्योंकि हमसे कुछ कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि y 0 इक्वल टू 0 है ना, y 0 इक्वल टू 0 है तो y1 की वैल्यू बताइए, तो सिंपल सी बात है, जब y1 की बात करेंगे, ठीक है, हाँ, तो y1 की बात करेंगे तो y1 क्या आ जाएगा, y0, जब 0 यहां रखोगे तो दिखेगा कि y इक्वल टू तुम्हें क्या मिलेगा tan इनवर्स 0, और tan में जीरो की वैल्यू 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या मिलेगा tan इनवर्स tan 0, तो फाइनल आंसर क्या आया 0, यानी y0 पे y0 पे 0 आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है y1 पूछा है, तो क्या मिल जाएगा भाई y1 यानी 1 प्लस 1 यानी यहां 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स यानी 1 रखोगे तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जल्दी बता दो बेटा सब लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी से कि tan में कितने अंश की वैल्यू 1 होती है, तो tan में 45 की वैल्यू 1 होती है, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा π/4। अब हम खुशी से उछल पड़े सर हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन नहीं बेटा अभी थोड़ी आया, आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में 2 है, इधर भेजो, क्या मिल जाएगा π/8, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए ऑप्शन मैच कराइए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर रहा है π/8। क्लियर है, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यदि इतनी बातें समझ में आ रही हैं और कोई डाउट नहीं है तो आप हमारे साथ तैयारी करने के लिए हमारा न्यू बैच गुरु 2.0 गुरु बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके बीएससी के लिए, बीए के लिए और बीएड के लिए, सॉरी बीएससी, बीए या बीकॉम तीनों कोर्स के साथ आपको फैकल्टी मिल जाएगी अच्छी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है
let vector A, vector B and vector C be three vectors such that mod of A is equal to mod of B is equal to 1 and mod of C is equal to 2, then मतलब and vector D is equal to vector A cross vector C. If vector B is equal to vector D cross vector A, then the acute angle between A and C, मतलब A और C के बीच में न्यून कोण बताना है। न्यून कोण मतलब वो कोण जो 90 अंश से कम होता है, न्यून कोण यानी जो 90 अंश से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री। आइए भाई सोल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहली चीज हमसे क्या कह रखा है, गिवन क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 1, मतलब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की वैल्यू 1 दे रखी है और मॉड ऑफ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। आइए देखते हैं, हमको एक कंडीशन दे रखा है वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी और वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर ए। यदि मैं वेक्टर डी की वैल्यू उठा के वेक्टर बी वाले फंक्शन में रख दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी यानी वेक्टर ए। बोलो भैया यही मिलेगा ना। यदि ऐसा है तो यदि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू मेरे को क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये मिल जाएगा। कहते सर पहले तो ये बताओ कि आपने इसको 2 बार कैसे लिखा। ठीक है, देखो भाई एक बार ये जो वेक्टर है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और एक बार जो ये मल्टीप्लाई होगा वो सी के साथ, तो ऐसे केस में ये दिखाई देगा। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू ये, इसकी वैल्यू यदि बात की जाए तो वेक्टर ए और वेक्टर ए की मल्टीप्लाई की बात की जाए तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो cos 0 की वैल्यू होती है, cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा और मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए की वैल्यू भी 1 है, तो क्या मिलेगा, वेक्टर सी माइनस, यहां पर देखो ध्यान से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो वेक्टर ए रहने दो, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए को मैं लिखूंगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कहां से लिखा, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। अब यहां से मैं यदि इसको आगे बढ़ाऊं तो वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस मॉड ऑफ ए, इसकी वैल्यू तो 1 है, अब मॉड ऑफ सी इसकी वैल्यू 2 है, ये क्वेश्चन ने गिवन रखा है, तो 2 वेक्टर ए कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो वेक्टर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो वेक्टर सी माइनस 2 वेक्टर ए कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्या मिलेगा, वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर सी स्क्वायर माइनस प्लस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू वेक्टर सी डॉट 2 वेक्टर ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो मैं इसे लिखूंगा मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर जो होगा वो 1 हो जाएगा यानी 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पर ये वेक्टर ए और वेक्टर सी जो लिखा हुआ है मैं इसे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा लिखूंगा, तो यहां पे हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है क्योंकि इसका स्क्वायर फॉर्म है ना, तो 2 2 जा 4, ठीक है, और यहां पर जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कर ही देता हूं पहले, 4 मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पहले से भी है, कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा हमको। तो नेक्स्ट बात किया जाए मॉड ऑफ बी का, तो यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी की वैल्यू जो है वो 2 है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो यानी 4 इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं थोड़ा सा, क्योंकि यहां तो 1 इज इक्वल टू 4 प्लस देख लेते हैं क्या आया था,
सॉरी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 × 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 × 4 लिखा था, मैं सीधे 8 cos स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूं, 8 cos स्क्वायर थीटा। तो क्या मिल जाएगा, ट्रांसफर करो, 1 - 4 इज इक्वल टू 4 में से 8 माइनस करोगे -4 cos स्क्वायर थीटा, यहां से माइनस करोगे -3 इज इक्वल टू -4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √3/4। जब आप इसे सॉल्व करके बाहर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, √3/2 यानी cos थीटा। cos में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो cos में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो बात किया जाए तो आपको पता है cos में cos 30 की वैल्यू यानी cos π/6 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6, यानी एंगल बिटवीन ए एंड सी इज मिनिमम एंगल इज π/6, या एक्यूट एंगल, मिनिमम एंगल कहना ठीक नहीं है, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड सी इज π/6, π/6 यानी कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन, ठीक है, π/6 ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 150x प्लस 200y सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 एंड x प्लस y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। देखो भाई, इस z की हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, z की मिनिमम वैल्यू बतानी है किसके लिए, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30 पे या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 पे, और x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 पर। देखो भाई सिंपल सी बात है, जब हमें इस z की वैल्यू बतानी है तो मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यदि हम सोल्यूशन की बात करें तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30 एक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन हमें जो गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यदि मैं यहां से इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लूं, ठीक है, यानी कोनिक बिंदु निकाला जाए इसका, ठीक है, निकालने का प्रयास किया जाए। आओ देखो भैया, तो यहां पर x इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू 6 मिल जाएगा हमें, तो पहला कोनिक बिंदु 0,6 मिल जाएगा। दूसरा कोनिक बिंदु यदि निकाला जाए, यहीं से क्या निकाल सकते हो, y इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू 10 मिल जाएगा, मतलब 10,0। यदि यहां से निकाला जाए तो यहां से निकाला जाए तो x इक्वल टू 0 लोगे तो y इक्वल टू 8 आएगा, मतलब 0,8 आ जाएगा, और y इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी 8,0 आ जाएगा, ठीक है। ये चार कोनिक पॉइंट आ गए, और इसके साथ साथ यदि इन दोनों फंक्शन को सॉल्व कर दिया जाए, सॉल्व कैसे किया जाएगा सर, देखो यहां से यदि मैं x y की वैल्यू निकाल लूं, y की वैल्यू निकाल लूं तो 8 माइनस x आ जाएगा, और ये y की वैल्यू उठा के फंक्शन नंबर 1 में रख दो, तो 3x प्लस 5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30। यहां से सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 40 माइनस 5x इज इक्वल टू 30, ट्रांसफर करो तो 3x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 2x, 30 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 2x माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई तो y वाले फंक्शन में रख दो, यहां से y इक्वल टू 3 आ जाएगा, मतलब हमारे पास एक पॉइंट और मिला, क्या, 5,3, 5,3। अब इन पॉइंट्स की बात करें, इस पॉइंट्स में किस पर मिनिमम फंक्शंस आएगा, ठीक है, मिनिमम। देखो भाई सबसे पहली चीज ना, कि जब आप कोनिक पॉइंट निकालते हो तो कोनिक पॉइंट निकालने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक है। यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक पॉइंट मिला है 0,6, 0,6 आपको यहां कहीं दिखाई देगा, 0,6, ठीक है, 10,0 यहां कहीं दिखाई देगा, मान लो 10,0, उसके बाद 0,8, 0,8 यहां कहीं दिखाई देगा, 0,8 नहीं सॉरी 0,8 यहां कहीं दिखाई देगा, 0,8, और 8,0 यहां कहीं दिखाई देगा, 8,0। अब ऐसे केस में यदि इस पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपको 5,3, 5,3 ये पॉइंट्स इधर कहीं मिलेगा, ठीक है, 5,3। अब ऐसे केस में इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए ना आपको,
मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स चेक करने हैं। तो एक देखो जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, एक तो 0,8 मिलेगा, एक 10,0 मिलेगा और एक 5,3 मिलेगा, क्योंकि ये बाकी 0,6 और 8,0 0,6 और 8,0 ये तो इनर पॉइंट हो जाएंगे ना। तो ऐसे केस में 3 पॉइंट पे आपको चेक करना है, किस पे 0,8 पर और 10,0 पर और 5,3 पे। तो आइए चेक करते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। किस पे चेक करना है, 0,8 पर, 5,3 पर और 10,0 पर। ठीक है, किस फंक्शन को चेक करना है, फंक्शन हमारे पास है, मैं चेक कर लेता हूं फंक्शन क्या है, z इक्वल टू 150x प्लस 200y। 150x प्लस 200y क्या मिलेगा, z इक्वल टू, मान लो पहला फंक्शन चेक करते हैं, तो 150x यानी ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1600। ठीक है, यानी पहला कॉमा 0,8 पे चेक किया। ठीक है, दूसरा 5,3 पे चेक करिए, 5,3 पे चेक करेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 इंटू 5 प्लस 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा 750 प्लस 600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1350। ये z की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू और क्या है, z 10,3 पे चेक 10,0 पे चेक कर लीजिए, क्या मिल जाएगा 150 इंटू 10 प्लस 200 इंटू 0, ये क्या मिल जाएगा 1500 प्लस ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 1500। और इन तीनों में यदि बात किया जाए तो सबसे मिनिमम क्या है, मिनिमम तो 1350 ही है ना, क्या है मिनिमम 1350। ठीक है, अब इसका आंसर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ 1350 यही दिख रहा है, यही दिख ही रहा है बाकी। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये, ठीक है, एरिया बाउंडेड द कर्व यानी एबीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, और सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि उनको लगता है कि उनका एबीसी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे से तैयार है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे। जिसका आंसर करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, उसके लिए एक बढ़िया ऑफर भी दिया जाएगा यदि वो हमारे सीयूटी कोर्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, भारी डिस्काउंट मिलेगी उसको, जो डिस्काउंट है उसके बावजूद भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा यदि आप इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट करके बताते हो तो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको कराऊंगा।